हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सो आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजली लर्न विद ए स्माइल। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे उदय बैच की शुरुआत हो चुकी है, उदय 2.0, और इसमें हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11। और जैसे कि आपको पता है वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ अवर बिजनेस स्टडीज, नेम इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या लेकर आए हैं आपके लिए? तो जैसे आप यहां पे टॉपिक देख सकते हैं, एक फेमस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम जानते हैं पार्टनरशिप के नाम से। तो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ अदर टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे ये क्लास मूव करेगी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, यानी पार्टनरशिप की शुरुआत जो होती है वो होती है भैया हाथ मिलाने से। यानी जब दो लोग हाथ मिला लेते हैं या दो पार्टनर्स हाथ मिला लेते हैं तो उसको हम सिंपल वर्ड में कह देते हैं पार्टनरशिप। और ये एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार यूज करते होंगे। कहते होंगे ये मेरा पार्टनर है या फिर मेरी इसके साथ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप को बच्चों इसी सेंस में ही समझना है। यानी पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच two or more person join together and carry a lawful business। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं और एक लॉफुल बिजनेस को कैरी आउट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आ गए ज्वाइन हो गए और कुछ नहीं करना है बिजनेस करना है और आपके प्रॉफिट के लिए करना है। यानी पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उसके लिए इंडिया में एक एक्ट है जिसको हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट जो है पूरे 12th क्लास तक आपको याद रखना है। आपका बार बार यूज होगा जब हम 12th की पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो भी वहां पे भी इसका हमें यूज करना है। तो एक्ट क्या है जो पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है, कंट्रोल करता है? उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब यहां पे पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने पार्टनर होना चाहिए ये भी आपको याद रखना है। मिनिमम जो पार्टनर्स होना चाहिए इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2। यानी अगर आप सिंगल हैं और पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल बच्चों। यानी मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए जब ही पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम पार्टनर्स की, मैक्सिमम कितने होना चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए पहले अलग रूल था लेकिन अब जो है इसका मैक्सिमम का रूल चेंज हो गया है। अब मैक्सिमम पार्टनर विच इज रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस इज 50 एज पर दी कंपनी एक्ट। यानी कंपनी एक्ट कहता है कि भैया मिनिमम मैक्सिमम पार्टनर कितने होना चाहिए एक पार्टनरशिप में, वो होना चाहिए 50। यानी अगर उससे ज्यादा एक्सटेंड करोगे तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाएगी, वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनर्स की वो हो जाती है बच्चों 50। ठीक है, और मिनिमम 2। अब पार्टनरशिप होता क्या है मैंने जनरल वे में तो आपको बता दिया, एक बार थोड़ी फॉर्मल वे में भी पढ़ लेते हैं। यानी रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या है, पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे एक रेशियो में, एक एग्रीड रेशियो में। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो एक बिजनेस को कैरी करेंगे। अब उसके लिए सब लोग एक्ट करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे और उस पार्टनर से जो भी रेवेन्यू अर्न होगा, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो ऐसा बिजनेस जिसके अंदर कोई भी हम एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जहां पे पार्टनर्स आपस में मिल रहे हैं मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, उस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोल देते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि क्या आपने कोई पार्टनरशिप बिजनेस अपनी फैमिली में देखा है? अगर देखा है तो बच्चों एक बार कमेंट करके बताइएगा
कौन कौन से ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस हैं जो हमारे इंडिया में भी रन कर रहे हैं, या फिर आपके अपनी फैमिली में कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा क्या नाम है, तो आगे हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में आप समझ गए क्या होता है ओवरऑल व्यू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की, क्योंकि जब हम फीचर्स पढ़ते हैं तो हम क्या है पूरा इलोबरेटिव वे में उसकी स्टडी करते हैं, यानी हम पार्टनरशिप का फिर जो भी डेफिनेशन है उसका हम सब कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए फॉर्मेशन यहां पे बात कर लेते हैं हम फीचर्स की। फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक इन सिंपल वर्ड। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन का मतलब है बनता कैसे, पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में कहते आता है। तो जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस कैसे होता है इसका एग्जिस्टेंस होता है बच्चों एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी एक्ट जो है इसका वो आपको अभी मैंने पहले भी बताया था, यानी फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज डन और इज थ्रू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं तो वो बिजनेस आपका क्या कहलाएगा, वो बिजनेस आपका कहलाएगा पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब बिजनेस फॉर्म में आएगा, जो बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस में आएगा उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहां पे क्या है, इस पूरे एक्ट को जो एग्जिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे बच्चों लीगल एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे, लीगल एग्रीमेंट। यानी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए आपको एक लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस लीगल एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस लीगल एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड। यानी कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस जो रन होगा, जो रन करेगा, वो करेगा एज पर दी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी एक लीगल एग्रीमेंट बनाना है, लीगल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी इसकी वजह से जो बिजनेस फॉर्म होके आएगा उसको हम बोल देंगे पार्टनरशिप बिजनेस। यानी फॉर्मेशन के लिए सिंपल आपको याद रखना है कि आपको जो एग्जिस्टेंस करना है लीगल वे में करना है और एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटी की। व्हाट इज द लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, और सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी थी वो कैसी थी, वो थी अनलिमिटेड। अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। द पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होगी, द लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अनलिमिटेड। यहां पे भी क्या है, अनलिमिटेड है। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जितना भी डेट है बिजनेस का वो सारे पार्टनर्स को इंडिविजुअली या कलेक्टिवली पे करना है। यानी मान लिए सारे पार्टनर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, और इसके लिए भैया इनके पास थे 5 पार्टनर। कितने पार्टनर थे, 5। तो हर पार्टनर के लिए कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1-1 लाख रुपए का एज्यूम कर लेते हैं। 1 लाख ईच का इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। 1 लाख ईच का इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसके बाद ये बिजनेस हो जाता है बंद। ठीक है, बिजनेस हो जाता है बंद। अब बंद के बाद क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे जो डेट हो गया बिजनेस के ऊपर वो हो जाता है 6 लाख रुपीस का। 6 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपीस का क्या है, पूरा डेट है। तो जब बिजनेस क्लोज होता है तो हमें लायबिलिटी को पे करना पड़ता है। तो अब यहां पे कोई पार्टनर ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने तो इन्वेस्ट करा था 1 लाख रुपीस, लेकिन मैं यहां पे 1 लाख से ज्यादा क्यों पे करूंगा। उसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस द डेट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस is paid by all the partners individually और collectively। दोनों वर्ड याद रखने, इंडिविजुअली भी पे कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी पे कर सकते हैं। यानी कलेक्टिवली अगर सबकी पोजीशन सही है, फाइनेंशियल पोजीशन सही है, तो वो कलेक्टिवली 6 लाख पे कर देंगे,
और अगर मान लिए इसमें से 4 पार्टनर डिक्लेयर हो जाते हैं क्या, इंसॉल्वेंट, फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल खराब है, और इस पार्टनर की जो कि मान लेते हैं ई पार्टनर है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ अच्छी है, इस पैसे को पे करने के लायक है, तो फिर ये इंडिविजुअली ये सारा पैसा पे करेगा बच्चों। यानी यहां पे जो अमाउंट है वो आपको इंडिविजुअली भी पे करना पड़ सकता है और कलेक्टिवली भी पे करना पड़ सकता है, और मोर देन अपने इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पे करना, उसको बोलते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार यहां से कर देता हूं इरेज, सो डैट आगे की चीजें, आगे की कहानी आप पूरे अच्छे से डिटेल में समझ सकें। ठीक है, चलिए इसको मैंने यहां से कर दिया है क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क बियरिंग। यानी अब जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो किस पर्पस के लिए होता है, द पर्पस ऑफ एनी पार्टनरशिप बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो बच्चों, पार्टनरशिप ही नहीं, चाहे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली हो, तो इन सबका ही पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। लाइक वाइज पार्टनरशिप का भी जो पर्पस होगा वो काय के लिए होगा, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होगा, यानी प्रॉफिट को शेयर करेंगे यहां पे। ठीक है, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग हर पार्टनर को एक एग्रीड रेशियो में ही पे होगा, एग्रीड रेशियो में ही पे होगा, और ये एग्रीड रेशियो आप जो है स्पेसिफाई करेंगे अपने पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको यहां इतना ही बताऊंगा कि ये एक होता है डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टनरशिप बिजनेस के लिखे होते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में एक एग्रीड रेशियो हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रॉफिट को शेयर करना है। अब वो एग्रीड रेशियो मान लिए 3 पार्टनर्स हैं, सपोज ए बी एंड सी, तो इनका एग्रीड रेशियो होगा मान लिए 3:2:1, तो इसी में ही वो सारा प्रॉफिट को शेयर करेंगे जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा। मान लिए 60,000 अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको मिलेंगे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 10,000, यानी इसको 30, 20 एंड 10,000, यानी एग्रीड रेशियो ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप का एग्रीड रेशियो नहीं है तो फिर प्रॉफिट का क्या होगा, तो एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप एक्ट आप ऑलरेडी जान चुके हैं, कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एनी एग्रीड रेशियो, वो प्रॉफिट बचता है फिर इक्वली, यानी प्रॉफिट फिर उस केस में कैसे बटेगा, उस केस में इक्वली प्रॉफिट बटेगा। ये पॉइंट आ गया समझ में, यानी अगर एग्रीड रेशियो गिवन है तो फिर अकॉर्डिंग टू दी एग्रीड रेशियो, और अगर एग्रीड रेशियो गिवन नहीं है बच्चों तो फिर बांट दो उसको इक्वली रेशियो में, यानी इक्वली बांट दो, 20-20 और 20,000 हो जाएगा सबका प्रॉफिट। ठीक है, यानी पार्टनरशिप में हम जो भी रिस्क बियर करते हैं वो सब करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यानी ऑल पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, रिस्क बियर कर रहे हैं, जितने भी टाइप के बिजनेस रिस्क हैं, और ऑल आर डूइंग जस्ट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, और एग्रीड रेशियो नहीं है तो वो जाएगा इक्वली। ठीक है, ये पॉइंट आ गया समझ में। इसके बाद आते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यानी अंडर पार्टनरशिप बिजनेस डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल कौन करता है, तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इज डन बाय ऑल दी पार्टनर, यानी सारे ही पार्टनर इसके डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब भैया ऐसा है कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फील्ड होते हैं बिजनेस के अंदर, यानी बहुत सारा मान लिए फाइनेंस का काम है, फाइनेंस का काम है, इसी तरीके से मार्केटिंग का काम है, इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मान लिए एचआर का भी काम हो रहा है, हम बंदों को हायर भी करते हैं कुछ काम कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फील्ड है, क्या एक बंदा यहाँ पे इस सब के डिसीजन ले सकता है, तो आंसर विल बी नो। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफाइड इंटरेस्ट एंड फील्ड एंड स्किल्स, वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग है और कंट्रोल डिपार्टमेंट है अलग अलग बांट लेते हैं पार्टनर। जो अच्छा फाइनेंस में चला जाता है, मैन मार्केटिंग के काम जो है वो एक पार्टनर ले लेगा अपनी जिम्मेदारी। ठीक है, इसी के अलावा प्रोडक्शन की जिम्मेदारी एक कोई पार्टनर ले लेगा, लाइक वाइज एचआर की जिम्मेदारी कोई एक पार्टनर ले लेगा, यानी डिसीजन मेकिंग तो जॉइंटली होती है, लेकिन एज पर दी फील्ड वो अपनी स्पेसिफाइड फील्ड में क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूटी, बट बिफोर कॉन्टिन्यूटी से पहले मैं यहां पे अगेन यहां पे इरेज करना चाहूंगा। ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं। जस्ट वेट बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा आई एम श्योर समझने में और सुनने में। ठीक है, यस, यहां पे मैंने इसको रब कर दिया है। नाउ वी आर सेलेक्टिंग द पेन अगेन, यहां पे हमने पेन भी सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो कंटिन्यूटी जैसे कि आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही अनसर्टेन होती है, यानी जैसे ही पार्टनर क्या होगा, वो जो ओनर होता था सिंगल पार्टनरशिप में, उसकी अगर डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई तो बिजनेस कंटिन्यूटी पे असर पड़ता था, बिजनेस बंद हो जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी कंटिन्यूटी होती है, बिकॉज यहां पे क्या है, पार्टनर्स हैं कई सारे, यहां पे बात कर रहे हैं हम कई सारे पार्टनर्स की। तो ऑल्दो कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो अनसर्टेन, यानी अगर कोई पार्टनर्स क्या हो रहा है, उसकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी पे असर पड़ेगा और पार्टनरशिप बिजनेस बंद भी हो सकता है। यानी कंटिन्यूटी डायरेक्टली डिपेंड होती है ऑन दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है तो फिर उस केस में हमें पार्टनरशिप बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। तो कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? तो म्यूचुअल एजेंसी का, म्यूचुअल का मतलब क्या है, एक दूसरे के लिए, यानी जो अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अंडर पार्टनरशिप बिजनेस एक्ट नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप बिजनेस, हर पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स जो हैं वो क्या है, पार्टनर एक्ट एज ए, पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द फर्म, एजेंट ऑफ द फर्म, फर्म के एजेंट की तरह काम करते हैं। एज वेल एज पार्टनर्स इज द एजेंट फॉर अदर पार्टनर, और दूसरे पार्टनर्स के लिए भी एजेंट का काम करते हैं, यानी फर्म के लिए भी एजेंट हैं और अपने दूसरे पार्टनर्स के लिए भी एजेंट का काम करते हैं। यानी कोई भी एक्ट, यानी कोई भी काम अगर एक पार्टनर ने कर दिया है तो दूसरे पार्टनर्स को उसको बाइंड करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। यानी मान लिया अगर दो पार्टनर हैं, सपोज दो पार्टनर हैं ए एंड बी, और ए ने क्या किया कि एक आउटसाइडर एजेंसी के साथ, एक आउटसाइडर एजेंसी के साथ क्या कर लिया बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो इस पार्टनर को भी ये बाइंड करना पड़ेगा, मींस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी यहां पे जो पार्टनर होते हैं वो सारे एजेंट की तरह काम करते हैं फर्म की, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होता है। यानी सारा काम म्यूचुअली होगा। म्यूचुअली का मतलब है हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, बट इट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑल दी पार्टनर्स, यानी हर पार्टनर को एक्सेप्ट भी करना है, उसके अगेंस्ट में वो नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहां पे इसको मैं एक बार इरेज फिर से कर देता हूं, और यहां पे लास्ट पॉइंट के बाद, यस, यहां पे हमारे पॉइंट भी खत्म हो चुके हैं। तो दीज आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अदर एस्पेक्ट की, यानी जो दूसरा टॉपिक है, द अनदर टॉपिक अंडर दिस चैप्टर यानी पार्टनरशिप, वो है बच्चों आपका एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। यानी कुछ फायदे कुछ नुकसान तो होते ही हैं, हर बिजनेस में जिंदगी का यही एक रीत है कि कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या फायदे हैं। तो अगर बात करें एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप की, तो एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप इज, कौन कौन से एडवांटेज हैं? तो पहला एडवांटेज यहां पे बच्चों है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इजी टू फॉर्म, यानी इजी फॉर्मेशन, यानी इजी फॉर्मेशन इन द सेंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं होता है। यानी रजिस्ट्रेशन वैसे तो आपका किसके अकॉर्डिंग होता है,
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है, बट अगर आप एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाह रहे हैं और डायरेक्टली अपना बिजनेस को फॉर्म करना चाह रहे हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं, बिकॉज द रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप बिजनेस इज ऑप्शनल होगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वेल एंड गुड, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो भी चलेगा, यानी वो आपका ऑप्शनल अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, इजी टू फॉर्म हो गया, यानी इजी हो जाता है फिर पार्टनर्स के लिए या जो पर्सन इंटरेस्टेड हैं इस बिजनेस को ओपन करने के लिए, उनको एक इजी हो जाएगा कि वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आके अपना काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बैलेंस डिसीजन मेकिंग, जैसे कि फीचर्स में भी बताया था आपको, बैलेंस डिसीजन मेकिंग मींस व्हाट, यानी इट इज आल्सो वन ऑफ द एडवांटेज, यानी द डिसीजन ऑफ द पार्टनरशिप इज टेकन बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली, यानी सारे डिसीजन जो हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड वो सारे ज्वाइंटली लिए जाते हैं, बट लेकिन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पार्टनर्स क्या करते हैं उस फील्ड में जिसमें वो स्किल रखते हैं, जिसमें वो नॉलेज रखते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड अपने डिसीजन लेते हैं। जैसे कि सम पार्टनर इज गुड इन प्रोडक्शन, वन इज गुड इन फाइनेंस, तो वो अपनी अपनी डोमेन में ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, सो दैट बैलेंस हो जाएगी वहां पे डिसीजन, यानी उसके अंदर फिर ये भी हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। मान लो पांचों एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब फाइनेंस से ही रिलेटेड पांच पार्टनर है, पांचों का अपनी डिसीजन लेंगे तो भैया कॉन्फ्लिक्ट आएगा। हो सकता है एक बंदे को फाइनेंस की नॉलेज ही ना हो तो वो तो कहेगा ना 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 ये ना हो पाएगा, तो भैया इसलिए वहां पे क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को बैलेंस करने के लिए डाइवर्सिफाइड फील्ड में डिसीजन मेकिंग को दे देते हैं, जिसमें भी जो कैपेबल होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसको बताने के लिए आपको समझना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने एक लिमिटेशन पढ़ी थी लिमिटेड रिसोर्सेज वाली, तो वही लिमिटेशन यहां पे क्या है, यहां पे एडवांटेज बनता है फाइनेंशियल पार्टनरशिप के केस में, यानी इन केस ऑफ पार्टनरशिप there is always a large financial resources because the capital is contributed by all the partners as compared to the capital contribution by sole proprietorship। sole proprietor में भैया एक पार्टनर था, पार्टनर नहीं बोलेंगे उसको, सोल प्रोप्राइटर ही बोलेंगे, वही सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप भैया जितने भी पार्टनर हैं अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर पार्टनर अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है आपका रिस्क शेयरिंग, यानी जो रिस्क है, क्योंकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप द रिस्क इज बियर बाय ऑल द पार्टनर जॉइंटली। पार्टनरशिप में जितना भी बिजनेस रिस्क है, मींस अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है या कोई भी अनसर्टेनिटीज की वजह से लॉस हो जाता है, तो लॉस को क्या है, पार्टनर्स में क्या करा जा सकता है, प्रोपोर्शनेट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो यानी इससे क्या हो गया, रिस्क की शेयरिंग हो गई, रिस्क क्या हो गया, शेयर हो गया। ठीक है, रिस्क आपस में शेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे होते तो सारा रिस्क भैया आपके ऊपर ही पड़ता, लेकिन पार्टनरशिप में वो रिस्क आपने आपस में बांट लिया, यानी जो भी लॉस हुआ तो लॉस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। लाइकवाइज जो रिस्क जब आपने शेयर किया तो आप फिर यहां पे प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, यानी प्रॉफिट भी आपका अपना फुल नहीं होगा, उसकी भी शेयरिंग होगी, तो प्रॉफिट भी शेयर होता है एज वेल एज रिस्क भी शेयर होता है। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। और उसके बाद लास्ट है हमारा जो एडवांटेज है वो है सीक्रेसी। अब सीक्रेसी का मतलब सिंपल वर्ड में क्या हो गया, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेसी अगर मैं कहूं तो कौन से बिजनेस में होती है, कमेंट में बता दो, क्योंकि अगली पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। सबसे ज्यादा सीक्रेसी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी कौन से बिजनेस में होती है, 5 ऑप्शन है आपके पास।
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको आंसर आप कमेंट में कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं आप पे बताऊं सीक्रेसी का मतलब, तो यहां पे पार्टनरशिप में सीक्रेसी होती है एज कंपेयर टू अदर बिजनेस, बिकॉज यहां पे कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, पब्लिश नहीं करता, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करता। तो जब एनुअल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता तो लोगों को, जो जनरल पब्लिक है, उसको पता भी नहीं चल पाता कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, क्या बैलेंस शीट का सिनेरियो चल रहा है। तो वहां पे वो अपनी सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि यहां पे कंपलसरी नहीं होता कि वो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स यानी फाइनेंशियल्स अपने क्या करे, डिस्क्लोज करे पब्लिक के साथ। तो इस तरीके से वो अपनी सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है, यानी पार्टनरशिप बिजनेस की सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है। और दूसरी बात, जो भी बातें होंगी वो पार्टनर्स के आपस में ही रहती हैं, यानी अगर दो पार्टनर हैं तो दो पार्टनर के बीच में ही रहेंगी, वो कहीं शेयर नहीं हो रही, तो वो भी एक सीक्रेसी है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एडवांटेज। अब इसके बाद हम देखते हैं एक आपके लिए मोटिवेशन, क्योंकि जिंदगी में मोटिवेशन ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मोटिवेशन क्या है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फकर हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बुलंदी भी नाज करे। क्या मतलब समझते हैं, यानी इसका मतलब बच्चों सिंपल इतना है कि अगर आप किसी बुलंदी पे पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर हम्बलनेस होना चाहिए, आपके अंदर कोई भी ईगो नहीं आना चाहिए, यानी हमेशा ऊपर उठ के सक्सेस पाने के बावजूद भी आपके अंदर हम्बलनेस रहना चाहिए। और लाइकवाइज अगर आप जिंदगी में हार जाते हैं, आपको डिफीट हो जाती है, तो बच्चों घबराना नहीं है, उस डिफीट को आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं वही आगे जाके फिर नई जीत की बुनियाद भी रखते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डिसएडवांटेज। और यहां पे मैं कर देता हूं इसको डिसएडवांटेज, DIS, ठीक है। डिसएडवांटेज यहां पे काट देते हैं, सही है। डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है अब यहां पे, तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो दीज आर दी वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। तो कौन कौन से, पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कि आपने पढ़ा था फीचर्स में भी। तो यही भैया पार्टनरशिप के केस में क्या बन जाती है, यही पार्टनरशिप के केस में एक इसकी डिसएडवांटेज बन जाती है। डिसएडवांटेज इन द केस, जो लाइबिलिटी है सारे पार्टनर्स की वो हो जाती है यहां पे अनलिमिटेड, यानी सारा डेट फर्म का पार्टनर्स को ज्वाइंटली या इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव उसने बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यानी सारा उधार किन पार्टनर्स को पड़ेगा, जो भी वहां के पार्टनर्स होंगे, यानी उससे मतलब नहीं है कि उस पार्टनर्स ने कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर बिजनेस बंद होती है, बिजनेस में लॉस होता है, क्रेडिटर क्लेम आता है, तो उस क्लेम को सेटल करने के लिए सारे पार्टनर्स को पैसा जुटाना पड़ेगा, इवन फ्रॉम हिज और हर पर्सनल प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है बच्चों। तो इसलिए ये बिजनेस जरा सोच समझ के करना। इसके बाद आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि यहां पे जो पार्टनर्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं और उनकी कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड होती हैं। ऑल्दो सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर है, बट पार्टनरशिप में स्टिल क्या है, रिसोर्सेज की कमी होती है। वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं बच्चों फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी फाइनेंशियल मैटर्स भैया सिर्फ पार्टनर्स के पास ही पैसा है, वो ही अरेंज करेंगे। इसी तरीके से मैनेजेरियल स्किल भी, सिर्फ अगर 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं तो उनकी मैनेजेरियल स्किल भी क्या होंगी, लिमिटेड ही होंगी एक हद तक। तो यहां पे रिसोर्सेज की भी क्या हो जाती है, किल्लत हो सकती है। इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट, सम टाइम इन केस ऑफ पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो अराइज ऑन वेरियस मैटर्स,
इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। मान लो 3 पार्टनर हैं और दे वांट टू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस, लेकिन वन पार्टनर इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, तो वहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है सारे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि भैया जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी, उतने मुंह होंगे, तो भैया सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, और ओपिनियन जब भी अलग होगी तो बच्चों आपको क्या होता है आपको पता ही है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी जैसे कि आपने उसमें फीचर्स में ही पढ़ा था, तो लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें इसका जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, सर्वाइवल इज अनसर्टेन, सर्वाइवल इज अनसर्टेन, यानी ये पॉइंट से याद रखना है। सर्वाइवल कब तक सर्टेन है, जब तक पार्टनर्स जिंदा हैं, पार्टनर्स की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, फाइनेंशियल पार्टनर साउंड है। और लेकिन अगर पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, ये डेथ हो गया, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, जस्ट वेट, फिर आप कहेंगे सर ने क्या लिख दिया, ठीक है, तो डेथ हो गया, या पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो जाता है भैया, किसी हेल्थ प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, या उसकी एज हो गई, या फिर बच्चों पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो इस केस में क्या है, बिजनेस बंद हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लाइक वाइज वन ऑफ द लिमिटेशन इज ऑल्सो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने एडवांटेज में बताया था कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी ज्यादा होती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप में, क्योंकि यहां पे जो है एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करते पार्टनरशिप बिजनेस। तो जब पार्टनरशिप बिजनेस अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते फॉर दी पब्लिक, सो डेट पब्लिक उनके बिजनेस के बारे में जान सके, कोई डिसीजन ले सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, तो इसलिए सॉरी, इन्वेस्टमेंट तो पार्टनरशिप में होता ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप शेयर्स इशू नहीं करते। तो जब ये एनुअल रिपोर्ट ही पब्लिश नहीं करते तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी इनके ऊपर कम होता है, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस इज लैक इन केस ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ देयर एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि ऑडिटर रिपोर्ट हो गई, ऑडिटर स्पीच हो गई, तो वो सारी चीजें ये शेयर नहीं करते पब्लिक के साथ, इसलिए बच्चा पब्लिक भी इनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस शो नहीं करती। एंड लास्ट है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, यानी जो रिस्क था सारे पार्टनर्स का, वो म्यूचुअल एजेंसी के फॉर्म में क्या होता है, शेयर होता है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि पार्टनर्स का, जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट होते हैं फर्म के, और एक दूसरे के लिए भी एजेंट होते हैं, बट यहां पे ये सर लिमिटेशन कैसे बन गया, आप तो लिमिटेशन बच्चों ऐसे बन गया, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए देयर आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म, ए पार्टनर्स, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर। ठीक है, सी पार्टनर्स को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये सी पार्टनर हो गए। अब मान लिए भैया 2 पार्टनर तो थे बहुत ऑनेस्ट, बहुत मेहनती, बहुत ही जान लगाने वाले बिजनेस में, लेकिन जो ये पार्टनर सी थे ये थोड़े से थे बच्चों डिसऑनेस्ट, और इन्हें बहुत जल्दी पैसा अमीर बनना था। अमीर बनने की जो जिद होती है ना, वो कभी कभी गलत काम करा देती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया किसी एक्सटर्नल पार्टी से जो इनका पर्सनल प्रॉफिट तो दे गया, इनको पर्सनल प्रॉफिट तो हो गया उससे, लेकिन ओवरऑल क्या है, हमारे जो दूसरे पार्टनर्स ने उनका कहीं ना कहीं, या पार्टनर्स नहीं बोलेंगे हम, पार्टनरशिप का लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं नुकसान हो गया लॉन्ग टर्म में। तो भैया उस लॉस को कौन बियर कर रहा है, उस लॉस को तो ये फालतू में ही बियर करने लग जाएंगे, यानी रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का। यानी म्यूचुअल एजेंसी तो अच्छी चीज थी, लेकिन जब कोई काम गलत कर देगा एक दूसरा पार्टनर, तो उसका भी रिस्क भैया खामो खामे हमारे जो दूसरे पार्टनर हैं जिन्होंने कोई खता भी नहीं करी है, जो कोई इस डिसऑनेस्टी भी नहीं करी है, उनको भी पड़ जाता है। तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस इज all from this class. I am sure you have clearly understood the topic partnership,
फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।